बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वो है तो सदर पाकिस्तान, उसके बारे में कुछ हमने पढ़ना है। लेकिन करंट सिनेरियो में एक सदर पाकिस्तान का बयान भी आया है। तो सदर पाकिस्तान का पाकिस्तान में जो रोल एंड टास्क है वो क्या है। तो पहले कुछ इस किस्म का रोल एंड टास्क था सदर पाकिस्तान का कि अल्लाह दी कसम है मैनू को अच्छी पता कोई नहीं। आपके पिछले सदर साहब कुछ भी होता था तो वो यही कहते थे, हाँ कुछ हो गया, अच्छा मुझे नहीं पता था। अब नए सदर साहब हैं, अल्लाह दी कसम है मैं नहीं कीता। तो पहले वाले सदर साहब थे कि अल्लाह दी कसम है मैनू कोई नहीं पता, और दूसरे वाले हैं कि अल्लाह दी कसम है मैं नहीं किया। अब बात यह है, अकॉर्डिंग टू दिस, सॉरी टू से बट सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉल्ड ही कहना चाहिए इसको, कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाहिए, सो कॉल्ड है। ये मैंने पब्लिक करना इसलिए आप सब लोगों का मैं राय उसमें रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। शाहिद, शहर, मारिया, सिदरा, हमज़ा, यूनस सब गवाह हैं। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? सो कॉल्ड है। तो बेसिकली सो कॉल्ड मैंने क्यों कहा, दैट अकॉर्डिंग टू दिस सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, और वो इसकी मातहत हैं। इज़न्ट इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल जोक कि वो इसकी क्या है, मातहत है। किसकी मातहत है? जिसका अमला भी उसका मातहत नहीं है। जिसका अमला उसका मातहत नहीं है तो वो बेसिकली क्या है जनाब, कमांडर इन चीफ। इनफैक्ट इसमें सदर पाकिस्तान का कोई भी कसूर नहीं है। और वो किस लिए कसूर नहीं है? वो इसलिए कसूर नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दर हकीकत पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या डिक्लेयर कर दिया, फेडरेशन। एंड इन एनी फेडरल स्टेट द रोल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट इज बेसिकली ऑलवेज अ सेरेमोनियल रोल। दिस कंसेप्ट वाज क्रिएटेड बाय द यूके कॉन्स्टिट्यूशन कि जब वो अपने मुनैर को प्रोटेक्ट भी करना चाहते थे और वो इख्तियारात उसको देना नहीं भी चाहते थे, बट उसकी पोजीशन को ख़त्म नहीं भी करना चाहते थे। दोनों बातें थी। परेशान थे वो कि हम क्या करें, हमारे जो बादशाह सलामत और जो मलका साहिबा हैं, हम किस तरह उनको उसके उस बादशाही महल में रखें और अपनी रिवायात को ज़िंदा भी रखें, और किस तरह हम जो मॉडर्न वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी ऑब्ज़र्व करें, उनको भी फॉलो करें। तो उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया कि जनाब हम ऐसा करते हैं कि एक सेरेमोनियल हेड ऑफ़ द स्टेट बना देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुनैर को होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। उसका प्रैक्टिकली कोई काम नहीं होगा बट वो होगा ज़रूर। बट ऑन द अदर साइड एक फंक्शनल गवर्नमेंट होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे और बाकायदा तरीके से वो काम करेगी। जिसको गवर्नमेंट को जो हेड करेगा वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। तो ये बरतानिया ने कंसेप्ट दे दिया, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट को अलग कर दिया और हेड ऑफ़ द स्टेट को अलग। हेड ऑफ़ द स्टेट एक सिर्फ नॉमिनल ओहदा बना दिया, सेरेमोनियल, और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एक वर्किंग ओहदा बना दिया। तो हमने जब ये यूके से अडप्ट किया, तो जब इस चीज़ को हमने अडप्ट किया हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के कंसेप्ट को, पार्लियामेंट्री फॉर्म को, तो जब हम इस चीज़ को आगे कंसेप्ट करके उसको डेवलप करके लाया तो हमने भी क्या रखा, पाकिस्तान में एक हेड ऑफ़ द स्टेट रख दी और एक क्या रख दी, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। तो जहाँ जहाँ पर आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, हर जगह पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा, एक आपका होगा हेड ऑफ़ द स्टेट और एक कौन होगा, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट। जो एक्चुअल पावरफुल होगा, जो गवर्नमेंट को रन करेगा, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा, जो कैबिनेट और काबीना बनाएगा। और ऑन द अदर साइड एक सेरेमोनियल हेड होगा जिसको क्या कहा जाएगा, हेड ऑफ़ द स्टेट। और पाकिस्तान में वो किसको दिया गया नाम, वो दिया गया सदर पाकिस्तान को। बेसिकली बरतानिया तो अपनी बादशाहत और उस चीज़ को उसने कायम रखने के लिए हेड ऑफ़ द स्टेट अपना मुनार्क यानी कि बादशाह या मलका क्वीन उसको बना दिया। और हमने पाकिस्तान में या अगर कोई और भी डेवलप्ड कंट्री कहीं पर है, उसने दर हकीकत इस ओहदे को थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटाकर यूज़ किया और उसने कहा कि जनाब हम सदर पे वो शख्स बिठाएंगे जो इस मुल्क के लिए कोई बहुत बड़ा अहम कारनामा सर अंजाम देगा, क्योंकि ये एक सेरेमोनियल ऑफिस है। दर हकीकत ये पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। जो आपने हमेशा सुना होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के आए होंगे, वहाँ पे आपको वाइस चांसलर्स ही मिले होंगे, कभी आप चांसलर नहीं देखते। तो जितनी भी आपकी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्रेसिडेंट इज़ चांसलर ऑफ ऑल दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड एज बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस, गवर्नर इज़ द चांसलर ऑफ ऑल द प्रोविंशियल चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़।
तो वो चांसलर, अगर आप देखें डिग्री के लिए किसको बुलाते हैं, सदर को या गवर्नर को, क्यों, और उसके ऊपर उसके दस्तखत होते हैं चांसलर के। तो चांसलर दर हकीकत कौन होता है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर सूबे की सूरत में, और उसके बाद जो वफाक है उसकी सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट्री अगर देखें तो बहुत सी पावर्स हैं जनाब के। सदर साहब को हर काम के बारे में आगाह किया जाएगा, सदर साहब के मशवरे से काम किया जाएगा, सारी अपॉइंटमेंट्स दर हकीकत सदर साहब के कलम से फ़्लोट होंगी, सारे रिमूवल्स सदर साहब के कलम से होंगे, सदर साहब ही सारे के सारे जो आपके चीफ़ जस्टिस साहिबान और इस तरह के लोग हैं उनको अपॉइंट करेंगे, और सदर साहब ही कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान होंगे एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान की कौन कौन सी पावर्स हैं, अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल क्या है, इलेक्शन कब, क्या, क्यों, कैसे, किस तरह। अब एक चीज़ सुनने में आ रही है, शायद हो भी जाए, 2-4 दिनों में ये कंफर्म और क्लैरिफाई हो जाएगा कि मे बी दिस जो निगरान गवर्नमेंट अभी हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, होप्स हो कि ये शायद 2-3 महीने ना चले, 2-3 साल चल जाए, 2-3 महीने ना चले, 2-3 साल। उसका रीज़न एक शायद प्रिडिक्शन का ये भी है कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट को ऑल द पावर्स ऑफ एक्चुअल गवर्नमेंट दे दी गई हैं, कि वो जो ऑर्डर्स, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स केयर टेकर गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्ट होता था इलेक्शंस करवाना और बाकी चीज़ों को होल्ड करना, कि जिसमें वो कोई तनख्वाहों के इजाफे, बजट या कोई ऐसी चीज़ें, इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। बट अब इस गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इख्तियारात दे दिए गए हैं कि जिससे लग रहा है कि शायद इसको क्या किया जा रहा है, 2-3 साल तक इसको प्रोलॉन्ग करने का इरादा है। तो अगर ये 2-3 साल प्रोलॉन्ग होती है, देन व्हाट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसको अगर आपने रिमूव करना है, इम्पीच करना है या उसका इलेक्शन करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट का इन सेशन होना ज़रूरी है। जब तक बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बलीज़ नहीं आएंगी, इसका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा, सदर साहब को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली सदर साहब भी तब तक क्या रहेंगे, अपनी पोजीशन में कायम होंगे अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया तो। वैसे आई थिंक सितंबर में सदर साहब का पीरियड क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, बट ये उस वक्त तक सदर पाकिस्तान रहेंगे। क्या ये रहेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि जब तक नया सदर नहीं आता, पहले वाला सदर उस वक्त तक सदर पाकिस्तान रहेगा। सदर कौन बन सकता है, इलेक्शन कैसे होगा, सदर की पावर्स क्या होंगी, एक्चुअल पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ये आज का हमारा लेक्चर है। सबसे पहले 41 पे चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पढ़ते हैं 41 के अंदर, कि जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हु कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या आप लोगों में से कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है या नहीं। तो जितने लोग बैठे हैं इनमें सिर्फ एक बंदा है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है, कौन, लखमीर साहब बन सकते। तेरा बेड़ा गर्क, मेरा ना किसने लिया, तू तेनू कीड़े पवन तेरी जुबान है, तुम्हें मैं 45 साल का लगता हूँ, तू 50 साल की बुढ़ी, तेरा बेड़ा गर्क जाए। मुझे कह रही है 45 साल, मैं कल बाल कटवा के आया हूँ, 2000 रुपये देकर आया हूँ, सिर्फ मैंने उसे कहा कि यार मैं को 2-3 साल छोटा लगना चाहिए, तू मुझे कह रही है सदर लगते हैं आप। हाँ वो छोड़ भाई यार, ये बात को करने वाली है। मैं 45 साल का कैसे लगता हूँ, शायद गवाही दे, अब ये टाइम है गवाही देने का नहीं है। तो भाई बात ये है कि जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, सबसे पहली एज इसकी क्या है, तो मैं कहाँ से बन जाऊँगा। वो बाबा एक बैठा है 47-48 साल वाला, तो वो क्या है, वो पहली जो क्वालिफिकेशन है। अच्छा बात ये कि क्या ये बाबा सदर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है, कर सकता है। कोई भी पाकिस्तान का शहरी सदर पाकिस्तान के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है, इसमें कोई किसी किस्म का आर नहीं है। आप अगर कभी इंजॉय करना चाहें, जब 45 ईयर्स पे पहुंच जाएं, तो आप अपने उसमें सिर्फ 20,000 रुपये, अगर आप वोट ना लें तो 20,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, जब्त। तो 20,000 खैर है, कोई नहीं हो जाए, लेकिन आप अपना जो है कागजात नामजदगी सदर पाकिस्तान के लिए क्या करें, जाके जमा करें। कहें कि जनाब मैं सदर पाकिस्तान का क्या कर रहा हूँ, इलेक्शन। तो जिस तरह वो होता है उम्मीदवार बराए सदर पाकिस्तान, पूरे 6 महीने अपने गांव के अंदर इंशाल्लाह मुस्तकबिल का सदर पाकिस्तान वो आप क्या करें, उसको चला सकते हैं। बट वो अलग बात है कि वोट डेफिनेटली उसी शख्स को ही मिलेंगे जो किसी प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आया होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कैसे होगा, सदर पाकिस्तान को वोट कौन डालता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज मीन द पर्सनस हु वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ MNAs, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली, उसके बाद सेनेटर्स,
और सेनेटर्स के बाद इसमें आगे फर्दर चीज़ आ जाती है जो आपके MPs होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने थोड़ा सा अगर समझ आपको आ जाए, और वो क्या है, देखिए MNA तो सब सूबों से जो भी आगे सो आगे, सेनेटर जो भी आगे सो आगे। मसला तो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा कि बलूचिस्तान के अंदर 70 सीटें हैं, ठीक है, और पंजाब की 381 सीटें हैं। तो पंजाब के 381 अगर MPA वोट डालें और बलूचिस्तान के 70 MPA वोट डालें तो वो तो शोर मचा देंगे कि जनाब इस तरह तो जो पंजाब जिसको चाहेगा सदर बना ले, क्योंकि पंजाब के वोट कितने हैं 381। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ना 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 ऐसा नहीं है। जो सबसे कम सूबे की सीटें हैं किसकी, बलूचिस्तान की 67 या 70 है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। देखिए जल्दी करें, प्रोविंशियल असम्बली में चले जाएँ और प्रोविंशियल असम्बली में जाकर बलूचिस्तान की सीटें देखें कितनी, 67 है या 70 हैं। प्रोविंसेस के अंदर जाएं और बलूचिस्तान की सीटें देखकर मुझे बताएं। बलूचिस्तान की जनाब यहाँ पर तो पुरानी अमेंडमेंट है 65 है, 371 पंजाब की है, 168 सिंध की है। मैं इसी के अकॉर्डिंग ही आपको समझा दें, तो 65 के अकॉर्डिंग, अगर कम ज़्यादा होगा तो वो आपको समझा दूँगा। देखें पंजाब की कितनी है, अभी नई ये इसमें नई इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई ना, जो अभी वाली मरदमशुमारी है, उसके बाद सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी। आप इसके मुताबिक चलें। फ़िलहाल बलूचिस्तान की कितनी है जनाब 65। तो अगर ये सीधा सीधा वोट डाला जाएगा तो फिर बलूचिस्तान के कितने वोट हो गए 65, और पंजाब के कितने वोट हो गए सदर के इलेक्शन में 371। तो सदर किसकी मर्ज़ी का बनेगा, पंजाब की मर्ज़ी का बनेगा। उन्होंने कहा नहीं, चाहे पंजाब की 371 सीट्स हैं, उसके बाद जनाब 168 है सिंध की, और 145 किसकी हैं KPK की। 168 किसकी हैं, सिंधी प्रोविंशियल असम्बली की बात कर रहा हूँ, और 145 किसकी हैं, KPK की। लेकिन जब बात आएगी सदर को वोट डालने की, तो पंजाब के सारे वोट जितने भी होंगे उसको 65 कंसिडर किया जाएगा, KPK वालों को भी 65 कंसिडर किया जाएगा, और सिंध वालों को भी क्या कंसिडर किया जाएगा 65। तो मतलब पंजाब के 4 बंदे अगर वोट डालेंगे तो सदर का कितना वोट बनेगा, वो मिलके 1। पंजाब के जितने टोटल वोट होंगे ना, उनको इस तरह डिवाइड किया जाएगा कि वो 65 के इक्वल उसकी परसेंटेज आगे जमा की जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल पंजाब के कितने लोग हैं 371, इसके आधे कितने होंगे 150, और उसके बाद अगले 35 185। अगर 185 वोट डाल दिए जाएं तो वो यहाँ पर कितने बनेंगे 33 बनेंगे। तो 185 अगर किसी के हक में डालेंगे तो जब वोट जमा काउंट करेंगे तो उसको कितना काउंट करेंगे, 185 काउंट नहीं करेंगे, 33 काउंट करेंगे, क्योंकि पंजाब के टोटल जो वोट काउंट होने हैं वो कितने काउंट होने हैं 65। सिंध के भी कितने काउंट होने हैं 65, और इसी तरह बलूचिस्तान और KPK के सब के कितने कितने वोट काउंट होंगे 65। ये सारे के सारे और ये भी सारे के सारे। ये है इलेक्टोरल कॉलेज। जब सदर का वोट होगा तो सारी सूबाई असम्बलीज भी वोट डालेंगी, सारे के सारे आपके प्रोविंशियल असम्बली, वो सूबाई असम्बली होगी, नेशनल असम्बली और आपकी सेनेट, ये सब के सब लोग सदर को वोट डालेंगे, तब सदर का इंतखाब होगा। तो अब जो सदर साहब बैठे हैं उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक आपकी पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बलीज दोबारा वापस ना आ जाएं, तब तक सदर साहब अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। सदर साहब के लिए शर्त पहली क्या है, एज उसकी कम अज़ कम क्या होनी चाहिए 45 साल, 45 ईयर्स सदर साहब की कम अज़ कम एज होनी चाहिए। और उसके बाद इसको क्या होना चाहिए कि ये क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड MNA है। ये पॉइंट समझ ले जनाब, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज MNA। ही must not be an MA but qualified to become an MA। यानी कि अगर वो आरिफ अलवी की तरह कराची का MNA हुआ, आरिफ अलवी साहब ने क्या किया था, कराची से इलेक्शन विन किया था। जब कराची से इलेक्शन विन किया तो वो कराची के क्या बन गए MNA। जब सदर की नॉमिनेशन गई और वो सदर पाकिस्तान बने तो सदर पाकिस्तान एक वक्त में 2 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, तो उनको अपनी MNA की पोस्ट को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। उसके बाद वो क्या बने सदर पाकिस्तान, क्योंकि वो MNA होना नहीं चाहिए, हो सकता हो, सिंपल उसकी जो क्वालिफिकेशन थी MNA की जनाब, वो उसको सादिक होना चाहिए, अमीन होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम पे यकीन रखना चाहिए, पाकिस्तान की आइडियालॉजी पे यकीन रखना चाहिए। तो वो सारी की सारी शराइत पूरी होनी चाहिए, उसका MNA होना शर्त नहीं है। क्वालिफाइड टू बिकम MNA उसको होना चाहिए। तो कितनी शराइत होगी जनाब उसकी 2 होगी, और उसको मुस्लिम होना चाहिए। क्या होना चाहिए जनाब, मुस्लिम हो, और मुस्लिम के साथ उसको क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। और बाकी सारी क्वालिफिकेशन कहाँ पर है, आर्टिकल 62 63 MNA की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन को पूरा करता हुआ जो शख्स होगा तो वो क्या होगा, वो बन सकता है जनाब आपका
सदर पाकिस्तान बन सकता है। इसके बाद क्या है जनाब, बोथ हाउसेस और द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, ये मैंने आपको क्या बता दिया, इसका इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज समझ आ गया सबको? ठीक है, आगे चलें। इलेक्शन कब होगा, ये पॉइंट सिर्फ आपने समझना है। अगर असेंबली होती तो सदर का इलेक्शन हो जाना चाहिए था। हम एक डेट प्रज्यूम करते हैं, 10 सितंबर 2023। सदर के कितने साल पूरे हो गए? फ़र्ज़ किया हमने, चेक कर ले वैसे कब उसका पीरियड एक्सपायर होगा, एग्जैक्ट लिख देते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का पीरियड कब एक्सपायर हो रहा है, नेट पे लिखे चेक करें, हम उसको एग्जैक्ट लिख देते हैं। सितंबर में कोई डेट है, 10 सितंबर 2023 उसकी फॉर एग्जांपल डेट ऑफ रिटायरमेंट है, जिस पे उसका टाइम पूरा होगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। इसका इलेक्शन कब होगा? इसका इलेक्शन जो है वो इस डेट से कम अज़ कम 60 दिन पहले, कम अज़ कम 60 दिन पहले। लेकिन कितना पहले, ये यहाँ पर फिर एक और कट लगेगा, और वो क्या कट लगेगा, 30 डेज। 9 सितंबर है, ये करता है जी 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर। तो इसका इलेक्शन क्यों नहीं हो सका? इसलिए कि प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब नहीं थी। अगर वो होती तो इलेक्शन हो जाता। कब होता? ये इलेक्शन होना चाहिए था 9 सितंबर से पहले कौन सी डेट आएगी, 9 अगस्त, और उससे पहले क्या आएगी, 9 जुलाई। इसके इलेक्शन का ये टाइम था। सदर का टेन्योर पूरा होने से 60 दिन पहले, 60 दिन जब उसके शुरू हों तो तब उसका इलेक्शन हो सकता है, और वो इलेक्शन 30 दिनों के अंदर अंदर करवाना है, ताकि सदर का टाइम पूरा होने से 30 दिन पहले अगला सदर उसका इलेक्शन हो चुका हो। तो अगर असेंबली इन सेशन होती तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसका इलेक्शन अब तक हो जाना चाहिए था। तो इसका इलेक्शन क्या है, अब तक हो जाना चाहिए था। कैसे? इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 डेज, नॉट अर्लियर देन 60 डेज एंड नॉट लेटर देन 30 डेज बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑफिस। तो क्या है, नॉट अर्लियर देन 60 और नॉट लेटर देन 30। तो दरमियान वाला ये पीरियड है कि जहाँ पे इसका क्या होना चाहिए था, इलेक्शन हो जाना चाहिए था। Provided that if the election cannot be held within the period aforesaid because the National Assembly is dissolved, it shall be held within 30 days of the general election to the Assembly। ठीक हो गया जनाब? जब तक अगली असम्बली नहीं आती उस वक्त तक ये सदर पाकिस्तान रहेंगे, और उस असम्बली के आने के 30 दिन के अंदर अंदर नए सदर का इंतखाब होगा। तो जब तक हुकूमत लंबी होती गई तो सदर साहब भी क्या होते चले जाएंगे, लंबे होते चले जाएंगे। An election to fill a vacancy in the office of the president shall be held not later than 30 days from the occurrence of the vacancy। अगर मर गया, रिज़ाइन हो गया, इम्पीच हो गया, तो 30 दिन के अंदर अंदर उस ऑफिस को फिल किया जाएगा। If the election cannot be held within the period aforesaid because the National Assembly is dissolved, it shall be held within 30 days of the general elections to be held। तो जब भी जनरल इलेक्शन होंगे उसके कितने अरसे के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर नया सदर उसका इलेक्शन होगा। The validity of the election of the president shall not be called in question by or before any court or other authority। कहीं पर भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सदर साहब दफ्तर में आने से पहले क्या करेंगे जनाब, ओथ। और ओथ सदर साहब किसके सामने लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 42 के अकॉर्डिंग ये ओथ लेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको 3.41 ने क्लियर करवाए, क्वालिफिकेशन, इलेक्टोरल कॉलेज, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया उसका, डेट ऑफ द इलेक्शन, और उसके बाद ओथ किसके सामने लेगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, क्या कंडीशंस है जनाब? पहली कंडीशन तो मैंने आपको यही बताई है कि उसकी कंडीशन यही है कि वो कोई भी और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल किसकी दी, आरिफ अलवी साहब की दी, कि अगर वो MNA थे तो उन्होंने MNA शिप को छोड़ा और उसके बाद वो क्या बने, उसके बाद सदर पाकिस्तान बने। प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द सर्विस कोई भी प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और अगर वो इलेक्शन जीत चुका हो तो अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी उसको।
प्रोविंशियल असम्बली का भी नहीं हो सकता, किसी और जगह का भी नहीं हो सकता। तो ना तो वो कोई MNA हो सकता है, ना MPA हो सकता है, ना ही कोई और सरकारी मुलाजम या कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट साहब जो है उनकी कंडीशंस क्या है कि नॉट एन MNA, MPA या क्या है कोई भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर, कोई भी ऐसा होल्डर किसी भी सरकारी मुलाजमत या किसी भी ऐसे ऑफिस की ज़रूरत में वो नहीं हो सकता। टर्म ऑफ द ऑफिस आमतौर पर 5 साल, लेकिन वो बढ़ जाएगी अगर असम्बली नॉट इन सेशन होगी। जैसे अभी मौजूदा असम्बली नॉट इन सेशन है तो 5 साल से टर्म क्या हो जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी। जनरल टर्म एज़ पर आर्टिकल 44 कितनी है इसकी, 5 ईयर्स, 5 साल के लिए सदर साहब होंगे। इसमें भी ये चीज़ लिखी होगी कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन द ऑफिस। जब तक नया बंदा नहीं आ जाएगा सदर साहब अपने दफ्तर में बैठे रहेंगे। Subject to the constitution, a person holding office as president shall be eligible for re-election to that office, but no person shall hold that office for more than 2 consecutive term। अब देखें इसमें 2 टर्म नहीं लिखा, 2 consecutive term, 2 consecutive। तो अब इसमें ये भी इसकी एक निकाली जा सकती है, 2 consecutive होगी, दरमियान में गैप देके फिर दोबारा भी वो आ सकता है, क्योंकि 2 consecutive टर्म के साथ उसकी पाबंदी लगाई है कि जनाब कंजेक्टिवली कितनी टर्म वो ले सकता है, 2। बाकी ये नहीं कहा कि टोटल कितनी टर्म है, कंजेक्टिव कितनी ले सकता है, वो 2 टर्म्स ले सकते हैं। द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रिजाइन हिज ऑफिस। तो रिजाइन किसको कह के करेगा, स्पीकर साहब को कह के वो रिजाइन करेगा। अब ये जो आगे आपका प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन, अब यही वाला मसला हुआ जो प्रेसिडेंट पावर है टू ग्रांट पार्डन वाली बात 45, ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब सेम अगर आप बात करें ना 45 की, तो ये जो थोड़ी देर पहले हमने 55A PPC पढ़ा है सेम है, लेकिन 55A PPC में क्या चीज़ ऐड की गई थी, एक प्रोविज़न। यहाँ पे कोई प्रोविज़न कोई नहीं ऐड की गई, यहाँ पे अभी तक ये ओरिजिनल टेक्स्ट में है। ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव और रेस्पाइट एंड टू रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास बाई एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। सदर साहब के पास ये इख्तियार मौजूद है, जो कि बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल अन इस्लामिक इसलिए है क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये इसलिए बना कि अगर ये अन इस्लामिक है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल खुद ब खुद हो गया। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि जब फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस चीज़ को चैलेंज किया तो उन्होंने कहा आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेक नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर किसी और कानून को चेक कर सकते हैं। तो ऑल दो आर्टिकल 45 एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर है प्रेसिडेंट की, बट वो प्रेसिडेंट के पास वो पावर मौजूद है ज़रूर। उसके बाद आगे चले जनाब 46 की तरफ। प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म है जनाब, प्राइम मिनिस्टर अपना कोई भी काम करेगा तो किसको बता के करेगा, प्रेसिडेंट को बता के करेगा। और रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सदर साहब को दफ्तर से निकालने का एक ही हल है कि या तो वो मेंटली और फिजिकली क्या हो जाए, फिट हो, या उसको इम्पीच किया जाए। इम्पीच करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बाकायदा तौर पर उसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन लाएंगे और उसको मौका देंगे कि वो अपनी सफाई में जो कुछ कहना चाहे वो कहे, और फिर उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम साबित किया जाएगा और इल्ज़ाम साबित करने के बाद फिर जाकर उसको इम्पीच किया जा सकता है, वैसे उसको इम्पीच नहीं किया जा सकता। तो इम्पीचमेंट का तरीक़ाकार क्या है, द स्पीकर शैल समन the 2 houses to meet in a joint sitting not earlier than 7 days and not later than 14 days after the receipt of the notice by him. The joint sitting may investigate or cause to be investigated the ground or the charge upon which the notice is founded. और उसके बाद the president shall have the right to appear and be represented during the investigation if any and before joint sitting. If after consideration of the result of the investigation, if any a resolution is passed at the joint sitting by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Majlis Shura, declaring that president is unfit to hold the office due to incapacity or is guilty of violating the constitution or of gross misconduct, the president shall cease to hold office। तो क्या क्या वजह उसमें बताइए, ग्रॉस मिसकंडक्ट और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स क्या है जनाब, ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट, ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या है, ग्रॉस मिसकंडक्ट। ये 2 है जनाब आपके ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट। इन 2 बेसिस पर उसको इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीच का प्रोसेस क्या है कि उसके लिए एक रेजोल्यूशन लाई जाएगी, उसके बाद उसको बुलाया जाएगा 7 से 14 दिन के अंदर, और फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको सफाई का मौका दिया जाएगा। अगर सब कुछ हुआ तो फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोट के बाद सदर को रिमूव किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से सदर साहब को रिमूव
नहीं किया जा सकता। तो सदर साहब का रिमूवल नहीं है, सदर साहब का क्या है, बेसिकली इम्पीचमेंट है। उसको पूरा मुआवजा करने का एक तरीकाकार और एक प्रोसेस बताया गया है। प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने हर काम के बारे में सदर को बताएगा, और सदर जो भी काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करेगा, खुद से कुछ भी उसके पास पावर नहीं है। उसके बाद जो इसमें लास्ट सेक्शन 49 है, चेयरमैन और स्पीकर टू एक्ट एंड परफॉर्म एज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो चेयरमैन सेनेट, अगर चेयरमैन सेनेट नहीं होगा तो उसकी जगह पे कौन होगा, स्पीकर, वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी जगह पर एक्ट अपॉन करेगा। इस चैप्टर के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में सिर्फ जनरल प्रोविजंस हैं, लेकिन जो इसकी पावर्स हैं वो दर हकीकत यहाँ पर उसका जिक्र ही नहीं किया गया। अगर हम इसमें कलेक्ट करें इस सवाल को कंप्लीट करने के लिए एग्जामिनेशन के हवाले से कि जनाब क्या कोई सदर पाकिस्तान की पावर्स शावर्स अगर हैं तो कौन कौन सी पावर्स हैं और कहाँ कहाँ पे सदर पाकिस्तान की पावर्स हैं, तो आप इसकी पावर्स में मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये लिखूँ कि इसके पास एक लेजिस्लेटिव पावर है और वो लेजिस्लेटिव पावर सबसे पहले असेंट ऑफ बिल की सूरत में है, आर्टिकल 75 है, कौन सा है सदर पाकिस्तान के असेंट आर्टिकल खोले, 75 है, कौन सा है, ये जनाब इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ही होगी ना, किसी कानून को असेंट देना, नंबर 1। उसके बाद और क्या पास कर सकता है, ये ऑर्डिनेंस। उसके अलावा सेशन को क्या कर सकता है, कॉल, और उसको क्या कर सकता है, एड्रेस। किसका सेशन कॉल करना है, पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट जब भी कॉल होगी किस लिए कॉल होगी, लेजिस्लेटिव पर्पज़ के लिए कॉल होगी, तो ये इसकी कौन सी पावर होगी, लेजिस्लेटिव। जुडिशल पावर्स क्या है जनाब इसकी, जुडिशल पावर में सबसे पहले क्या आ गया 45, ये क्या कर सकता है, किसी को भी किसी भी सज़ा को पार्डन कर सकता है। उसके बाद जितने भी जजेस हैं उनकी फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करता है, फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपकी सदर पाकिस्तान साहब करते हैं। उसके बाद इसकी जो पावर्स एग्जेक्टिव हैं, एग्जेक्टिव पावर में इसकी जो पावर इमरजेंसी में है वो कौन सी है, वो है 232, जिसके मुताबिक सदर क्या लगा सकता है, पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। तो सदर के पास एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं, जुडिशल पावर्स भी हैं, और कौन सी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स। मुख्तलिफ सदर साहब की पावर्स हैं जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर बयान की गई हैं। 75 में, 232 में, 89 में ये पावर्स इसके पास मौजूद हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर सकता है। लेजिस्लेटिव, जुडिशल और एग्जेक्टिव पावर, या पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड इन एमरजेंसी, ये सदर साहब के पास पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसका जो रोल है बेसिकली सदर साहब क्या है, द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन दर हकीकत जो है इनका रोल एंड टास्क वो आप लोगों के सामने है। यहाँ तक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ लें जनाब।